नेक्स्ट है equivalent resistance in a complex circuit. इसमें कुछ सिमेट्रिक मेथड्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्लेन मिरर सिमेट्री। तो प्लेन मिरर सिमेट्री जैसे कि क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। मान लो जैसे कि ये कोई क्वेश्चन है हमारे पास में, ये ए और ये बी, सबका रेजिस्टेंस यहाँ आ रहा है। हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से करंट गया, इधर से करंट आ रहा होगा, प्लस है माइनस है, बी, हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए और बी के परपेंडिकुलर हम लोग एक तरह से प्लेन मिरर रखेंगे और उसकी इमेज, मतलब ये सर्किट ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक साइड ऑब्जेक्ट है तो एक साइड इमेज है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं मिरर यहाँ रखता हूँ, मान लो ये प्लेन मिरर यहाँ अगर मैं रखता हूँ, तो आप ध्यान से देखो कि जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में दिख रहा है इसके। ये बात समझ हाँ में आ रही सर। है? ये फिगर बना लो पहले। हाँ सर, बना लिया। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे हम लोग इसमें। मान लो इसमें I1 करंट गया, तो I1 इसमें ऐसा नजर आएगा अपने को। इसमें अगर I2 गया तो I2 इसमें ऐसा नजर आएगा। इसमें अगर I3 गया तो इसमें I3 नजर आएगा। इसमें अगर मान लो I4 गया तो इसमें I4 नजर आएगा। इसमें अगर I5 गया तो I5 ऐसे नजर आएगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ?
यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे। क्यों ब्रेक करेंगे, फिर से समझ लेते हैं। आप यहाँ देखो, इसमें ये I2 जा रहा है, आप देख रहे हो कि इधर से I2 दिख रहा था, इसका मतलब ये I2 ऐसे ही तो आया होगा, करंट तो एक ही डायरेक्शन फ्लो करेगा। ये तो हम लोग समझ रहे हैं प्लेन मिरर लगा के। उसी तरह I5 को देखो आप, ऐसे गया होगा, I4 ऐसे गया होगा, I3 ऐसे है, इसका मतलब I3 ऐसे आ रहा होगा, और I1 ऐसे जा रहा होगा। बस हो गया, सॉल्व कर लो। समझ में आया? और अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब प्लेन मिरर का आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। क्या नहीं समझ में आया क्या? समझ गया सर। हम्म। हाँ सर, बना लिए। सॉल्व कर लेंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। कैसे? क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं, फिर ये मिला के पैरेलल में, फिर वो सब मिला के सीरीज में, है ना। और जो यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, ये वही रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगा। फिर ये पूरा रेजिस्टेंस और ये पूरा, ये दोनों मिला के पैरेलल में, सॉल्व कर लो, आ जाएगा, है ना। ये हो गया प्लेन मिरर सिमेट्री। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। दूसरा है 1 1 2 2 3 3 सिमेट्री। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लो एक ऐसा सर्किट हमारे पास में है, तो ये ए और ये बी, यहाँ रेजिस्टेंस है आर, यहाँ रेजिस्टेंस है, 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 और यहाँ रेजिस्टेंस है। एक तरह से पिरामिड मिल बन रहा है, एक है ना बेस है, और चारों कॉर्नर को ऊपर जाके मिला लिया हमने। ठीक है, हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसको दो तरह से मैं ब्रेक कर सकता हूँ। यानी ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग।
ब्रेक इस तरह से करना है कि बाद में भी पोटेंशियल सेम बना रहे, यानी इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये ए और ये बी, या इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये ए और ये बी। ये फिगर समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब लेकिन हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब पॉइंट तो यहाँ जुड़े हुए थे, सबका पोटेंशियल सेम था, है ना। अगर इस तरह से ब्रेक करेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बाद में भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी तो कनेक्ट किया हुआ है वो। ठीक है। और अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखो वैसे तो प्लेन मिरर सिमेट्री से भी आप देख सकते हो इसको, नहीं तो हमें तो अभी 1122 से देखना है। तो कैसे करना है, देखो ए से हम लोग चलेंगे पहले। तो ए से चलेंगे तो आप देखो यहाँ ये 1 रेजिस्टेंस छोड़ कर है ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लेता हूँ, और यहाँ रेजिस्टेंस हमारे पास में आ रहे, यहाँ भी 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 आ रहे। ठीक है। तो सी पॉइंट देखो ए से 1 रेजिस्टेंस छोड़ कर है, 1 रेजिस्टेंस छोड़ कर है, और ए से ही डी 2 रेजिस्टेंस छोड़ कर है। मिनिमम रेजिस्टेंस चलना, ऐसा नहीं कि यहाँ से गए फिर यहाँ आए, ऐसा नहीं। मिनिमम रेजिस्टेंस कितना है रास्ते में, ये नहीं, यानी इसका मतलब यहाँ से मिनिमम कितना है, 2 रेजिस्टेंस छोड़ कर है। अब बी से देखते हैं, बी से आप देखो ये 1 रेजिस्टेंस छोड़ कर है, और बी से डी 2 रेजिस्टेंस छोड़ कर है। इसका मतलब इस सिमेट्री में फिट बैठ रहा है। इसका मतलब आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, सी और डी का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ सेम होगा। क्योंकि अगर ए से सी 1 रेजिस्टेंस छोड़कर है, तो बी से बी सी फिर 1 रेजिस्टेंस छोड़कर होना चाहिए। ठीक है। और ए से अगर डी 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है, तो फिर बी से 2 रेजिस्टेंस छोड़ के होना चाहिए। ये सिमेट्री है इसमें। आई बात समझ में? तो अब इसमें देखो आप, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। आप देखो ए से 1 रेजिस्टेंस छोड़ करे, और यहाँ से ये 2 रेजिस्टेंस छोड़ करे। तो बी से सी देखो कितने रेजिस्टेंस छोड़ करे, 2 रेजिस्टेंस छोड़ करे, जबकि होना कितना चाहिए था, 1। और बी देखो डी कितना होना चाहिए था, 2 पर, लेकिन है कितने पर, 1 पर। इसका मतलब आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो एक सिमेट्री ये भी होती, 1 1 2 2 3 3। तो ये सर्किट सही है। और वैसे भी आपको बताता हूँ, ये पहले वाला क्वेश्चन था, इसको प्रेस करो, इसी को जब आप प्रेस करोगे तो ये बन जाएगा ना। तो यही तो सर्किट वहाँ बन रहा था, देखो आप, ये ए और बी के बीच में हमने यहाँ से कट किया ना इसको। आई बात सुन में? हाँ सर, समझ गया। लिख लो इसको।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट जैसे ये हमारे पास में एक क्यूब दिया हुआ है, इसमें पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमें यहाँ R12 R15 और R16 बाकी रिपीट करने वाला है। देखो कोई भी पॉइंट के अबाउट जाओगे तो ये मेनली इसमें मैक्सिमम 3 सर्किट बन सकते हैं। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ वही 1 1 2 2 3 3 सिमेट्री अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये बना लो पहले। बना लिया? हाँ सर। पहले 1 2 निकाल के दिखाता हूँ। देखो मैं तो 1 2 की जब बात करेंगे, यहाँ से करंट जाके करंट यहाँ से आ रहा है। तो अब देखो 1 से 4 और 8 1 1 डिस्टेंस पर है। 4 पॉइंट और 8 पॉइंट 1 1 डिस्टेंस पर है। और 2 से कितने पर है? 2 2 पर है। अरे बात सुन में, तो ये भी एक सिमेट्री है क्योंकि 1 से 1 1 है। तो अगर अब जैसे इसमें क्या है, 1 से 4 और 8 क्या है, 1 1 पर है। और 2 से कितने पर है? 2 2 पर है। तो ये भी एक सिमेट्री है। और एक पहली वाली सिमेट्री थी जिसमें क्या था, इस ए से ये 1 पर है तो बी से 1 पर है। तो ए से अगर ये 2 पर है तो फिर ये 2 पर ही होना पड़ेगा। और एक सिमेट्री ये है कि 4 और 8 जो कि 1 1 डिस्टेंस पर है, 1 1 रेजिस्टेंस के बाद में है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होने के चांसेस है। और 2 से ये 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है, ये भी 2 रेजिस्टेंस छोड़कर है। इसका मतलब है कि 4 8 का पोटेंशियल सेम हो गया। उसी तरह 3 और 5 का भी सेम हो गया। कैसे? यहाँ से 1 रेजिस्टेंस छोड़कर है, यहाँ से 1 रेजिस्टेंस छोड़कर है, और 1 से 2 है, और 1 से ये भी 2 है। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों नहीं गए, यहाँ से घूमते हुए? ऐसे नहीं जाना है, मिनिमम चलना है, मिनिमम रेजिस्टेंस देखना है। इसका मतलब है सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ 4 और 8 का पोटेंशियल सेम है तो एक साथ लिखेंगे। और यहाँ
3 और 5 का सेम है तो एक साथ लिखेंगे, और यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे। अब देखो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये वाला 1 और 8 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अच्छा, सबका रेजिस्टेंस यहाँ आ रही है, ध्यान रखना है। तो 1 और 4 का हो गया, 1 और 8 और 1 और 4 का भी हो गया। अब 2 और 3, 2 और 5, अब हमारे पास में 8 और 5, ये भी हो गया। फिर है हमारे पास में 4 और 7, 8 और 7, फिर 7 और 6, 4 और 3, 3 और 6, और फिर है 5 और 6। आप देखो टोटल 12 हो रहे हैं। ठीक है, सर्किट सॉल्व कर लो, हो गया। क्योंकि यहाँ देखो ये दोनों पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये मिला के सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, ये सब मिला के पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में, सब मिला के इधर सीरीज में, और इसके साथ पैरेलल में। सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास में R12 7R/12। ठीक है, सर इसको प्लेन मिरर सिमेट्री से देखने का कोई तरीका है? कैसे देखेंगे आप? प्लेन मिरर सिमेट्री से भी देख सकते हो, तो ऐसा दिख रहा है इसमें। तो प्लेन मिरर लगा दो, कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे, यहाँ प्लेन मिरर लगाओ इसको, तो उससे भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो और क्या आ जाएगा उससे भी। इसमें प्लेन मिरर सिमेट्री लगा सकते हो आप, बिल्कुल लगा सकते हो। सर फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो नहीं समझ आ रहा। तो आप करो, ये बता तो दिया, फिर क्या नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका बताया। सर आपने 1 1 2 2 3 3 वाला किया है अभी। हाँ, प्लेन मिरर जब मैं लगाऊंगा बीच में, उससे मुझे क्या पता चलेगा बाद में? लगाओ तो सही आप, क्या पता चलेगा? बताया तो था, क्या पता चलेगा आपको? देखना है कि जैसे यहाँ प्लेन मिरर लगाया, मान लो आपने किस जगह ये प्लेन मिरर लगाया आपने, है ना, तो आप देखोगे ना इसमें I1 जा रहा, तो फिर इसमें I1 है, फिगर ऐसे दिखाई देना चाहिए ना आपको। फिर इसमें अगर I2 जा रहा है तो इसमें I2 जाना चाहिए। इसमें अगर I3 है तो फिर इसमें I3 दिखना चाहिए। इसमें I4 है तो इसमें I4 दिखना चाहिए। ऐसे नजर आएगा ना, क्योंकि प्लेन मिरर तो आप यहाँ लगाओगे ना, प्लेन मिरर यानी पूरा का पूरा प्लेन मिरर जो है ऐसे लगाओगे। देखो ऐसे रखोगे ना प्लेन मिरर, तो देखो इसमें अगर इसमें I1 गया तो इसमें I1 दिखना चाहिए, इसमें I2 गया तो इसमें I2 दिखना चाहिए, इसमें I3 गया तो इसमें I3 दिखना चाहिए, फिर यहाँ से इसमें I4 गया तो इसमें I4 दिखना चाहिए। समझ मारी बात? ऐसे करो। हाँ सर। सर पिछले वाले क्वेश्चन में जिसमें हमने प्लेन मिरर यूज किया था, उसमें एक जॉइंट था बीच में जो हमने खोल दिया था ये करंट हाँ, देख देख के, पर इसमें वैसा कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसमें इससे क्या तो नहीं, कंक्लूड कर सकते हैं?
नहीं नहीं है तो इसका मैं क्या करूँ? नहीं है तो नहीं होगा, जरूरी थोड़ी कि पॉइंट होगा उसको ब्रेक करना ही है, ये भी तो सकता है कि मिलाना भी हो, ये भी तो पॉसिबल हाँ है। सर। जरूरी थोड़ी हमेशा ब्रेक करें, मिलाना भी तो हो सकता है। हाँ। ठीक है, हाँ सर। जैसे इसमें I5 है तो चेक करना पड़ेगा आपको, इसलिए तो दूसरा तरीका बताया मैंने आपको। अब ये करो तो 1516। सर हाँ बोलो। सर 1 से आपने बोला कि 4 और 8 मतलब 1 1 मतलब एक रेजिस्टेंस दूर है, और 2 से 4 और 8 दो दो रेजिस्टेंस दूर है, तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए ना? मतलब अगर किसी हाँ क्वेश्चन में 2 से 3 रेजिस्टेंस दूर आया, तीन तीन रेजिस्टेंस, और 1 से मतलब एक एक रेजिस्टेंस है, तो वैसा ही का होना चाहिए ना? मतलब हाँ हाँ 1 1 2 2 और 3 3 आना चाहिए। हाँ 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 ऐसे। हाँ सर, समझ। लिख लिया? करो ये भी करो, 1516 करो, तो ट्राई तो करो।
हो गया? हाँ सर। दोनों हो गए? हाँ सर। सर 1.5 वाला बता दीजिए। 1.5 देखो 1.5 वाला कैसे करेंगे। आप यहाँ देखो 2 और 8 सेम पोटेंशियल पर है, क्योंकि यहाँ से भी 1 पर है, यहाँ से भी 1 पर है ना, और यहाँ से ये 1 पर है, यहाँ से 1 पर है, तो 2 और 8 सेम पोटेंशियल पर है ना। हाँ सर। अब यहाँ देखो आप 3 को देखो, आप 3 और 7 दोनों भी सेम पोटेंशियल पर है। कैसे? हाँ सर। जब यहाँ से 2 रेजिस्टेंस छोड़ करे, यहाँ से भी 2 रेजिस्टेंस छोड़ करे, यहाँ से 2 रेजिस्टेंस छोड़ करे, यहाँ से 2 रेजिस्टेंस छोड़ करे, बस ये मैच कर रहा है, बाकी तो और कोई मैच करेगा नहीं। ठीक है, तो करते हैं। ये 1 और ये 5 और ये 2 8 और यहाँ ले लेते हैं 3 7 और यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लेते हैं 6। देखते हैं, तो 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 1 और 8 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उसी तरह से 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है ना। तो 2 3 और 2 5 हो गया, तो 4 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 4 और 7 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, 8 और 7 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, 7 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 3 और 6 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 6 और 5 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और 8 और 5 के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। टोटल कितने हो रहे देखो आप, हो गए 12। 8 और 2 और 5 के बीच में भी है ना। हाँ समझ गए। 12 हो गए क्या? हाँ चल सर। इधर हो गए। चलो, तो आप यहाँ देखो ये वाला पॉइंट, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, मालूम है दो कैसे? मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ। ये 2 8 और ये 3 7 है ना, और इधर ये 1 है, इधर ये 5 है, और इधर ये 1, व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। हाँ सर। कर लो, तो ये तो बीच वालों को तो हटाए, तो इनको तो ये तो बेकार ही हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ऊपर कितना हो गया R,
क्योंकि r/2 r/2 r और नीचे क्या हो गया r/2 3r/2 3r, यानी आ गया 3r/4, तो r15 आ गया 3r/4। क्योंकि मिलेगा 1/3r प्लस 1/r, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4, यानी 3r/4 आ गया। ठीक है, ऐसे करना। 16 हो गया। वन सिक्स हो गया क्या? हाँ सर 5r/6 है। 5r/6 आ गया। सर हो गया वो। ठीक है, अब इसमें और भी क्वेश्चन से आप करिएगा। तो करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, है ना। ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, सारे शॉर्ट एग्जांपल कर लीजिएगा जो भी रही है, सब बता दिया इधर का। सेल्स वाला हो गया। नेक्स्ट है अब हमारे पास में गैल्वेनोमीटर, यानी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे गैल्वेनोमीटर। और मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, यहाँ तो सिर्फ काम की बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा बता सकता हूँ मैं, फिगर बना देता हूँ बस। पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट मेजर कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन काफी स्मॉल करंट मेजर कर सकता है, जैसे माइक्रो एम्पियर में से। लेकिन ये ज्यादा करंट जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे मेजर नहीं कर सकता है, डैमेज हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो पहला पॉइंट, इट कैन measure the electric current but very small quantity। ठीक है, तो होता है क्या दरअसल, एक हॉर्स शू मैग्नेट होता है,
इस तरह से। मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको उसका। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, यहाँ ये ड्रम होता है, इस पे कोयल ऐसे लिपटी रहती है। भी इसको साइड से भी दिखाऊंगा। है ये टॉप व्यू है, और यहाँ ये नीडल होती है, और ये स्प्रिंग से लगी हुई है ऐसे, और यहाँ ये स्केल बनी रहती है। तो हॉर्स इश्यू क्यों है इसका? रीजन मैं आपको यहाँ नहीं वहाँ बताऊंगा, नेगेटिव फील्ड में। ठीक है, तो एक्चुअल में ये ऐसा होता है, ये जो ड्रम है ना, ये ऐसा रहता है। इसमें से करंट जाता है, यहाँ से करंट आता है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, रेडियली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो जैसे करंट इसमें फ्लो करेगा, इस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से क्या होता है, ये ड्रम रोटेट करना शुरू करता है। जब रोटेट करेगा तो निडल इसके साथ फिक्स है, तो निडल भी क्या करेगी, रोटेट करना शुरू कर देती है। तो ये जो करंट इसमें गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है, क्या हो गया यार इसको, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो दरअसल इस बात पर डिपेंड करता है कि ये थीटा कितना डिफ्लेक्ट हुआ। यानी आई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आ जाता है, कैसे आता है ये बताएंगे आपको। अभी तो इतना ही समझना है कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर मेजर करंट मेजर करता ही नहीं है, वो तो थीटा मेजर करता है। पर इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि थीटा जो है वो आई जी के प्रोपोर्शनल आ जाता है। यानी जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे थीटा इंक्रीज करता है। तो हम लोग इस तरह से कैलिब्रेट करते हैं इसको। लिख लो। सर वो फर्स्ट पॉइंट में क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट में क्या रहेंगे हम लोग, लिखा है ना? इलेक्ट्रिक करंट बट वेरी लेस क्वांटिटी। अच्छा अच्छा, इट कैन मेजर द इलेक्ट्रिक करंट बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी या वेरी लेस क्वांटिटी।
बना लिया? हाँ सर। हाँ सर। तो अब ये सीधी सी बात है कि इसमें जो कॉइल है, इस कॉइल की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ कॉइल ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है। इस केस में सर्कुलर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो इसका अपना रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो उसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बोलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन देना था। दूसरा है अमीटर। अच्छा, इसका जो सिंबल है गैल्वेनोमीटर का सर्किट में वो ये होगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है आर जी, ये कभी कभी इसको कैपिटल जी भी लेते हैं। ठीक है, और जो आई जी करंट है वो मतलब वेरिएबल करंट भी हो सकता है, और एक मैक्सिमम करंट की बात भी करेंगे हम लोग उसमें, जिसको बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के करस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, जो निडल है अगर फुल करंट उसमें फ्लो करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो निडल क्या होगी, मान लो ये 0 से स्टार्ट है, यहाँ तक है, मान लो 10 एम्पेयर तक हमने इसको कैलिब्रेट किया हुआ है, 10 मिली एम्पेयर तक मान लेते हैं। तो ये मैक्सिमम इसका डिफ्लेक्शन होगा ना, तो ये मैक्सिमम यानी इसको बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलेंगे। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग उसको कैलिब्रेट करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास में अमीटर। पहला पॉइंट, it measures the electric current in circuit। सेकंड, और इसको जब भी कनेक्ट करेंगे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट इज कनेक्टेड in series along the circuit। तीसरा, galvanometer is converted galvanometer is converted into a meter by connecting a shunt resistance। शंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, a small resistance connected to galvanometer in parallel।
A small resistance connected to galvanometer in parallel. Clear? हाँ सर। देखो कैसे, ये गैल्वेनोमीटर है और एक शंट रेजिस्टेंस है। तो ये मान लो आई करंट है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई जी है। तो इसमें कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई जी। सर्किट कंप्लीट करते हैं, केवीएल लगाएंगे तो आर जी आई जी माइनस एस आई माइनस आई जी इक्वल टू 0। तो आर जी आई जी माइनस एस आई प्लस एस आई जी इक्वल टू 0। इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो आई जी आर जी प्लस एस इक्वल टू एस आई, यानी आप देख रहे हो कि आई इक्वल टू है आर जी एस बाई एस इंटू आई जी। तो आप देख रहे हो कि सिंस आई जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, देयरफॉर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इस तरह से कैलिब्रेट कर लिया जाता है क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जी। तो ये जो पूरा सर्किट बनेगा, ये पूरा जो सिस्टम है ये हो जाएगा इस फॉर्म में। ये हो गया अमीटर, यानी इसमें जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है और इसका अपना रेजिस्टेंस भी होगा आर ए। तो दोनों किस में पैरेलल में, गैल्वेनोमीटर और शंट रेजिस्टेंस। तो आर ए क्या होगा, यहाँ आर ए होगा आर जी एस बाई आर जी प्लस एस। और इफ आर जी ग्रेटर देन अगर एस ए तो आर जी से डिवाइड करो, तो इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, एस के इक्वल आ जाएगा। तो आर ए क्या है, अमीटर रेजिस्टेंस है।
लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 38, what is the value of shunt which passes 10% of the main current? ये गैल्वेनोमीटर है, ये शंट रेजिस्टेंस है, और जो मेन करंट है वो I है, और इसमें I/10 जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना जा रहा है? 9I/10 जा रहा है। नहीं, एक मिनट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट विच पासेस 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर? उल्टा कर देना, क्योंकि कम करंट इसमें जाएगा ना, तो I/10 और इसमें 9I/10, ये IG थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 99 ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? तो इसका रेजिस्टेंस जो है RG, वो अपने को 99 ओम दिया हुआ है। सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा I/10 इंटू 99 माइनस S इंटू 9I/10 इक्वल टू 0। तो I चला, I और बाई 10 तो 0 होगा नहीं, I/10 तो 0 होगा नहीं, तो S इक्वल टू क्या हो गया? 9S इक्वल टू 99, यानी S इक्वल टू 11 ओम। यही आंसर, ऐसे कर लेंगे। एग्जाम्पल 39, क्लियर? हाँ सर। तो यहाँ देखो, अब आप जैसे 39 है, क्या कह रहा है? फाइंड द करंट इन सर्किट एन बी एंड ऑल्सो डिटरमाइन परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द करंट थ्रू एन एमीटर। तो पहला फिगर इसने दिया है, हमें इस सर्किट में करंट मेजर करना है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है। तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा अभी इसमें? 5 एम्पियर, है कि नहीं? ये फिगर ए है। अब एक बात और याद रखो, अगर जैसे इसने एमीटर दिया और उसका अपना रेजिस्टेंस दिया है, तो पहले क्या करना है, इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। जैसे इसका रेजिस्टेंस RA दिया है 0.5 ओम, और ये 2 ओम दिया है, तो इसको एज ए रेजिस्टेंस से ट्रीट करना है। मतलब पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसे समझ लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 2.5। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें? फिर इस केस में I डैश यानी 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये जो एमीटर यहाँ लगा हुआ है, ये एमीटर 4 एम्पियर करंट ही मेजर करेगा। कितना मेजर करेगा? 4 एम्पियर ही मेजर करेगा। लेकिन पहले कितना था? 5 एम्पियर। तो ये हमने लगा दिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसका करंट डिक्रीज कर गया। तो एरर कितना आ जाएगा वो निकाल सकते हैं हम लोग। तो एरर होगा, एरर की बात कर रहा है, तो I माइनस I डैश
by I into 100. तो 5 minus 4 divided by 5 into 100 कितना हो गया? 20% की एरर है। तो ये परसेंटेज एरर ऐसे देखेंगे, ठीक है, ये कर लो। तो इतना याद रखो कि जिस भी ब्रांच में नॉन आइडियल रेजिस्टेंस, नॉन आइडियल एमीटर लगा हुआ है, नॉन आइडियल मतलब जिसका अपना रेजिस्टेंस है। अभी आइडियल नॉन आइडियल भी और भी डिटेल में बताया तो मैं आपको, पहले लिख लो आप लोग। बना लो पहले। लिख लिया है? हाँ सर। हाँ सर। ये भी लिखना। हमने अभी जो एमीटर पढ़ा था वो दरअसल नॉन आइडियल था, क्योंकि उसका अपना रेजिस्टेंस था। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। ध्यान रखना है। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में वोल्ट मीटर। It measures the voltage across electrical element. It is connected in parallel with the electrical element it is connected in parallel with the electrical element about which voltage is obtained. Galvanometer is
converted into voltmeter by connecting a high resistance in series. मतलब ऐसा है, ये गैल्वेनोमीटर है और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं RH। इसमें जो करंट जा रहा है वो गैल्वेनोमीटर करंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये वोल्टेज मेजर करता है। यहाँ जो V इक्वल टू हो जाएगा होगा IG RG। RG इसका रेजिस्टेंस है प्लस RH। क्लियर? हाँ सर। If एक मिनट मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर RG प्लस RH और if RH ग्रेटर देन अगर RG है तो RV इक्वल टू RH। सर RH बहुत हाई होगा ना? बहुत ज्यादा होगा तब। हाई रेजिस्टेंस ऑफ ideal voltmeter will be infinite. अब जैसे एग्जांपल है 41। A galvanometer has a resistance of G ohm and range of V volt.
अब इसने देखो गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G दिया हुआ है और इसकी रेंज V है, इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो कर रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो G है। तो हमारे पास आ जाएगा IGF इक्वल टू V बाई G ना, आप ऐसे लिख सकते हो ओम्स लॉ से। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज विद इट टू एक्सटेंड द रेंज। तो इसकी रेंज को एक्सटेंड करना है तो सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएं। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी रेंज की बात करेगा हमेशा उस केस में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो कराना है। तो इसकी रेंज जो है वो हो जाएगी NV। तो RH की वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा NV इक्वल टू IGF इंटू G प्लस IGF इंटू RH। IGF की वैल्यू तो V है यहाँ, तो हो जाएगा V प्लस IGF को क्या लिखेंगे आप, V बाई G इंटू RH। तो हमारे पास में RH की वैल्यू आ जाएगी, V से तो V कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में GN/G+1 कितना हो जाएगा, N-1 इंटू G आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आना चाहिए। तो जब भी रेंज की बात करेगा तो ये ध्यान रखना है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट लेना है। और उसने दे भी रखा है गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ G ओम एंड रेंज ऑफ V वोल्ट, यानी उसकी V वोल्ट की रेंज है तो उसका करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट मिल जाएगा गैल्वेनोमीटर में, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट मिल जाएगा। अब यहाँ भी जैसे एग्जांपल 42 में, तो जहाँ भी गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, तो उसको एक रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करना है। जो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज वो वोल्टमीटर मेजर करेगा। आया लॉजिक समझ में? जैसे 42 करके दिखाता हूँ, ये लिख लो पहले। हाँ सर, लिख लिया है। अब जैसे क्वेश्चन है इसमें, तो 42 तो आप देखो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 100 डिवाइड बाई 500 यानी 1/5 एम्पियर है ना। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं V0, तो V0 इक्वल टू होगा 1/5 इंटू यानी 60 वोल्ट आ गया। अब इसने क्या किया, इसके अक्रॉस ही एक वोल्ट मीटर लगा दिया 300 ओम के अक्रॉस। तो इसका रेजिस्टेंस दिया इसने 600 ओम।
तो आप देखो कि ये दोनों इसको रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करना है। ये 300 ओम है, ये 200 ओम है, ये 600 ओम है। ठीक है, तो आप देखो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या मिलेगा अपने को, 200 ओम आ 100 जाएगा, 200 यानी इसके अक्रॉस कितना मिल गया अपने को, 50 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो 50 वोल्ट ही मेजर करेगा। ये बात समझ में आएगी, 50 क्यों आ गया? तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी यहाँ? तो वो आ जाएगा v माइनस वी डैश डिवाइडेड बाई v इंटू 100, यानी v मतलब ये v है, ये हो जाएगा 60 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, यानी ये आ गया 50/3%। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे हम लोग। है ना, ठीक है ना? हाँ सर। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। इसके भी क्वेश्चन कर लो आप लोग। ठीक है हाँ सर। सर। हाँ सर।